नमस्कार। सबसे पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उसी के बाद तमाम तरह के भेद जो हजारों सालों से चलते आ रहे थे भारत के समाज में वो खत्म हुआ और कम से कम एक मामले में सबको बराबरी का अधिकार मिला। वोट का अधिकार सबको बराबर मिला और कानून की नज़रों में, शासन की नज़रों में हर व्यक्ति समान हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप किस्से और कहानियों में इंटरेस्ट रखते हो तो आप अपनी दिलचस्पी बताइएगा। ज़्यादातर लोगों ने 99% मैं कहूँगा, एक आध दो पाँच लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोगों ने किस्से कहानियों को सुनने में दिलचस्पी दिखाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज 26 जनवरी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सुनाते हैं। आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना, यानी उत्तर प्रदेश को नया नाम मिला जो यूनाइटेड प्रोविंस उसके पहले था। इसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन में जो लेबर सरकार बनी थी उसने ये फैसला किया कि भारत की विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। तब तक ब्रिटिश सरकार भारत को स्वशासन देने के मामले में अपना मन बना चुकी थी। अगस्त 1946 में जो विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए तो उस वक्त के ब्रिटिश भारत में उस वक्त के सबसे बड़े राज्य यानी यूनाइटेड प्रोविंस के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और गोविंद बल्लभ पंत को, आज के दौर में जैसे कहते हैं प्रीमियर, उनको मुख्यमंत्री आप समझ लीजिए, उनको दर्जा मिला गोविंद बल्लभ पंत को। आज़ादी के वक्त भी यूनाइटेड प्रोविंस के कर्ता धर्ता गोविंद बल्लभ पंत थे। अब जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो आपको पता है कि 565 प्रिंसली स्टेट उस वक्त थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब कि उनका राज भारत की करीब करीब 40% भूभाग पर था, 20 से ज़्यादा 25% जनता पर भी था। और वो उन प्रिंसली स्टेट्स में अंग्रेज सीधे राज नहीं करते थे, बल्कि उस रूलर के हिसाब से, उस राजा महाराजा नवाब के हिसाब से राज होता था। डायरेक्ट वही था, उसको प्रिंसली स्टेट कहते थे। अब अंग्रेज जब छोड़ के चले गए तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स पर ये छोड़ दिया कि वो भारत के साथ विलय करें या पाकिस्तान के साथ विलय करें। यूनाइटेड प्रोविंस में 3 प्रिंसली स्टेट्स प्रमुख रूप से थे, जिसमें सबसे बड़ा था गढ़वाल का, पौड़ी गढ़वाल के राजा, जो हिमालय पर्वत के राजा, पर्वतीय इलाकों के उत्तराखंड में कुमायूं गढ़वाल जिसको बोलते हैं, वहाँ के राजा मानवेंद्र शाह, जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। उनके पिता 1 साल पहले ही उन्होंने राज सिंहासन त्यागा था और उत्तराधिकार उन्हें दिया था। मई के महीने में उन्होंने तय किया कि मई 1949 में, ये जो प्रक्रिया है ये चलती रही थी। मई 1949 में राजा मानवेंद्र शाह ने मर्जर के अपना फैसला किया, उन्होंने दस्तखत किए और उसके 1.5 महीने बाद यानी अगस्त में पौड़ी गढ़वाल जिले बना दिए गए और वो भी यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा बन गया। अब सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट बनारस का था। विभूति नारायण राय वहाँ के राजा थे, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी, 19-20 साल। विभूति नारायण राय ने सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास, उन्होंने भी मर्जर पर दस्तखत किए, भारत के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने एक शर्त रखी थी बस भारत सरकार से कि जो बनारस में रिलीजियस सेरेमनीज हों, यानी जो धार्मिक उत्सव हो, तो उनका विशेष स्थान कायम रखा जाए। तो अभी तक है। तो बनारस सबसे छोटा प्रिंसली स्टेट था। फिर बनारस को भी 1949 में मर्जर के बाद एक नया स्टेट
एक नया डिस्ट्रिक्ट यानी जिला बनाया गया यूनाइटेड प्रोविंस का। तीसरा और सबसे धनाढ्य प्रिंसली स्टेट जो राजघराना था वो रामपुर का था। रामपुर के नवाब साहब ने ये कहा कि भैया हमको तो 6 महीना थोड़ा टेम्परेरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रखा जाए, उसके बाद हम थोड़ा विचार करते हैं। रामपुर सबसे धनाढ्य प्रिंसली स्टेट था उत्तर प्रदेश का। तो जुलाई से चीफ कमिश्नर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक प्रतिनिधि ने रामपुर, जुलाई 1949 से रामपुर का प्रशासन उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। दिसंबर 1949 जाते जाते उन्होंने भी तय किया कि वो उत्तर प्रदेश यानी भारत के साथ रहेंगे। यूनाइटेड प्रोविंस का रामपुर भी एक जिला 1949 में बना दिया गया। तो ये तो 3 प्रिंसली स्टेट की कहानी रही। इसके बाद मजेदार कहानी ये हुई कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद से ही ये चर्चा चलने लगी कि भारत के 9% भूभाग पर और 20% जनसंख्या वाले प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदला जाए, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस पर अंग्रेजों की छाप दिखाई पड़ती है। उसमें भी एक पक्ष ऐसा था जिसका कहना था कि यूनाइटेड प्रोविंस नाम नहीं बदलना चाहिए। तो यूनाइटेड प्रोविंस नाम ना हटाया जाए, इसके पीछे जो लोग तर्क दे रहे थे वो कह रहे थे कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता की ध्वनि आती है। एक तरफ तो लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों की छाप है इस पर, अंग्रेजियत की छाप है, इसको हटाया जाना चाहिए। दूसरे लोग कह रहे थे नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस कहने में थोड़ा हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम और सारे हिंदू मुस्लिम के जो अर्थ आपको मालूम है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं कई बार, हिंदू मुस्लिम एकता या देश गंगा जमुनी संस्कृति का, आपने कभी सोचा कि ये गंगा जमुनी संस्कृति क्यों कहते हैं और इससे एकता की क्यों बात आती है? बात यह है कि गंगा के किनारे सारे धार्मिक स्थल जो है, हिंदुओं के सारे धार्मिक स्थल गंगा के किनारे हैं और मुसलमानों ने, मुगलों ने सारे अपने जो शहर बसाए मुगल काल में, मुगलिया सल्तनत के जितने भी शहर उन्होंने बसाए वो यमुना के किनारे बसाए। चाहे वो दीने इलाही शुरू करने वाले अकबर ने जो किला बनवाया वो यमुना के किनारे बनाया, चाहे वो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया वो यमुना के किनारे बनाया, फतेहपुर सीकरी या जो भी आप, आगरा, दिल्ली, ये सब यमुना के किनारे के शहर हैं, इसीलिए गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। तो वो लोग कहते थे कि नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस से एक एकता का संदेश जाता है। हिंदी में उस समय तर्जुमा, उसका अनुवाद था यूनाइटेड प्रोविंस का संयुक्त प्रांत, और मुमालिक मुत्ताहिदा उर्दू में उसका अनुवाद था। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, संविधान सभा को नाम भेजने थे, नाम का परिवर्तन करना था। गोविंद वल्लभ पंत और यहाँ की लेजिस्लेचर विधानसभा में 4 नाम आए और उसको फिर पब्लिक के सामने रखा गया। एक नाम था हिंद, दूसरा नाम था हिंदुस्तान, तीसरा नाम था आर्यावर्त और चौथा नाम जो था वो था अवध का। इसके बाद जब ये नाम पब्लिक डोमेन में आए तो फिर बहुत सारे नाम आने लगे, ब्रह्म प्रदेश, रामकृष्ण प्रांत, उत्तराखंड, ये सारे नाम आए। फिर बाद में असेंबली ने, उत्तर प्रदेश की असेंबली ने गोविंद वल्लभ पंत की अगुवाई में ये नाम उत्तर प्रदेश का आर्यावर्त करने का संविधान सभा को उन्होंने संदेशा भिजवाया। लेकिन सेंट्रल प्रोविंस के संविधान सभा में सदस्य थे रुस्तम जी, उन्होंने आर्यावर्त नाम पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मतलब तब का यूनाइटेड प्रोविंस, अपने भूभाग और अपनी जनसंख्या की मोनोपोली भारत के ऊपर दिखाना चाहता है, पूरे देश को डोमिनेट करना चाहता है और ये अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य बनाना चाहता है। इसलिए जो देश का नाम हो सकता है वो इन्होंने अपने स्टेट का नाम, इनको देखो ये हिंद, हिंदुस्तान और आर्यावर्त, ये सब यही रख लेंगे, बाकी राज्य क्या करेंगे। आर्यावर्त नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इस बीच BR अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे संविधान सभा के, उन्होंने एक प्रस्ताव ये दिया कि गवर्नर जनरल स्टेट्स का नाम बदल सकते हैं और ये नवंबर 1949 में ये बिल पास हो गया। और उसके बाद हालांकि आर्यावर्त नाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके कांग्रेसियों ने बहुत उसके पीछे अपनी ताकत लगाई थी, लेकिन जब सहमति नहीं बन पाई
तो बाद में एक नाम उत्तर प्रदेश आया और फिर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सही है क्योंकि यूपी से यूपी भी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश नाम रख दिया गया। और उसी के बाद आपको मालूम है कि संविधान सभा ने 2 दिन पहले 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया। तब से इस सबसे बड़े राज्य को, इस सबसे बड़े सूबे को उत्तर प्रदेश कहते हैं। और तब से इतनी बड़े राज्य में उस समय आज़ादी के वक्त 9% भारत का भूभाग उत्तर प्रदेश में आता था और 1/6 जनसंख्या भारत में थी। तकरीबन वो आंकड़ा अभी भी वही है। अगर 140 करोड़ का देश की जनसंख्या कही जाती है तो 1/6 आप समझ लीजिए कि 23 करोड़ 24 करोड़ के करीब आता है, 22-23 करोड़, उतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की होगी। और भूभाग 9% से कम हो गया कि 2000 में उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड को अलग किया गया तो वो भूभाग अलग हो गया लेकिन जनसंख्या उतनी रही। तो ये है उत्तर प्रदेश बनने की कहानी। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम बदला, नया राज्य बना। उसकी सीमाएं करीब करीब वही थी जो पहले थी और इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है 2 दिन पहले। तो मुझे उम्मीद है ये भी कहानी आपको पसंद आई होगी। बहरहाल नमस्कार।